हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में विभिन्न कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, विभिन्न कोटि की अभिक्रिया से मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार की कोटि की अभिक्रिया को हम कंप्लीट करेंगे, है ना, विद मात्रक एंड आपका एग्जाम्पल। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। और ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इनकी मात्रक एग्जाम में आते ही हैं, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम में आते ही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो दोस्तों पिछले आपको दो तीन दिन से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी। इसमें प्रॉब्लम है कि मेरी तबीयत खराब कंटिन्यू अभी चल रही थी, इसीलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और अभी भी मेरी मेरी दोस्तों परफेक्ट तबीयत नहीं हुई है सही, बट आपको मैं आपका लॉस ना हो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, है ना। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं, है ना। तो मेरे भाई, इससे पहले आपको अभिक्रिया की कोटि का पता होना चाहिए। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने अभिक्रिया की कोटि को आपको समझाया था कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि, है ना। तो मैंने आपको दोस्तों पिछली वीडियो में ये बता के रखा था कि जो अभिक्रिया की जो कोटि है ना, यह एक प्रायोगिक पद है ना। मतलब इसको यदि हम प्रयोग करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे। मतलब ये एक प्रायोगिक पद है, ठीक है, प्रायोगिक पद है, ठीक है। मतलब इसको यदि हम प्रयोग करके देखेंगे तभी हम बहुत अच्छे से इसके बारे में पता कर पाएंगे, ठीक है। बट हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार भी हम इसको पता करके हमने बताया था, ठीक है। तो मेरे भाई, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अणु, परमाणु और आयनों की संख्या ही होती है। जो अणु, परमाणु और आयनों की संख्या होती है उसे ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। लेकिन ये उन अणु, परमाणु, आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है, जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है। उन अभिक्रिया के जो अणु, परमाणु, आयन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, है ना। जैसे मैंने लिख दिया H2, यहाँ पर लिख दिया मैंने Cl2, ठीक है। और यहाँ पर बन रहा है आपका 2HCl, ठीक है। यहाँ पर ये गैस है, यहाँ पर ये गैस है, और यहाँ पर क्या है, ये लिक्विड है ना। आपको पता है सांद्रण में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, जो अवस्थाएं होती हैं वो चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे ये गैस है और अभी क्या बन गया, लिक्विड। मतलब सांद्रण में परिवर्तन हुआ है तभी तो ये गैस से द्रव में आ गया ना, ठीक है। तो सांद्रण में परिवर्तन होता है तो मेरे भाई अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर ये दोनों की अवस्थाएं चेंज हुई, दोनों गैस थे, दोनों लिक्विड में चेंज हो गए, दोनों की अवस्थाओं में चेंज हुआ, मतलब इस सांद्रण में परिवर्तन हुआ। और कितने अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन हुआ, दो, एक ये और एक ये, है ना। तो यहाँ पर दो अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन हुआ तो कोटि आपकी कितनी निकल के आ रही है, दो निकल के आ रही, ठीक है। एक के सांद्रण में परिवर्तन होता तो एक निकल के आती, तीन के सांद्रण में परिवर्तन होता तो तीन निकल के आती, और यदि एक भी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता तो शून्य निकल के आते, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर ये गैस है और यहाँ पर भी एक गैस ही बन जाता, तो गैस सांद्रण में एक भी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं है, मतलब यहाँ पर आपकी जो कोटि निकलती वो क्या निकलती, शून्य, ठीक है। यदि हो सकता है एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता तो एक निकलती, दो के होता तो दो, और तीन के निकलती होता तो तीन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अभिक्रिया की कोटि होती है ना मेरे भाई, ये विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो आप अपनी अपनी कॉपी में डाल लें हेडिंग, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अब मेरे भाई ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की मतलब ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके सांद्रण में एक भी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दूं, H2 और यहाँ पर ये Cl2, और यहाँ पर बन रहा है मेरे भाई 2HCl। ये भी गैस है, ये भी गैस है ना, और ये भी गैस है ना। तो यहाँ पर गैस एक भी अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी मेरे भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक भी अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता, एक भी।
उसे हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 2 के होगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, 3 के होगा तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। मैं जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे माना यह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई अभिक्रिया जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे ये एक अभिक्रिया है और यहाँ पर बन रहा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है। ये बन रहा है आपका प्रोडक्ट, ये अभिकारक और ये बन रहा है उत्पाद, ठीक है। अब मेरे भाई यदि इसमें हम दर नियम लगाएं तो दर नियम लगाते हैं तो आपको पता ही है दर नियम लगाना। dx/dt बराबर क्या होता है, dx/dt बराबर k, और जितने अभिकारक होते हैं उनका हम लिख देते हैं सांद्रण। सांद्रण लिखने के लिए जो अभिकारक होता है उसको वर्गाकार ब्रैकेट में हम ये इस टाइप से रख देते हैं। तो ये दर नियम लगाया तो ये हो गया। अब हमने पता है मेरे भाई ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसकी जो घात लगेगी वो 0 लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना। तो ये मेरे भाई ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक भी मेरे भाई यही निकाल देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है ना। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मात्रक निकालते हैं हम के का निकालते हैं, ठीक है। किसका निकालते हैं? के। और आपको पता है के एक वेग स्थिरांक है ना, और वेग स्थिरांक का मात्रक निकाला जाता है, ठीक है, इसका, है ना। तो निकालें तो आपका जो dx का मात्रक लिखना पड़ेगा। dx क्या है? सांद्रक। dx क्या है? सांद्रता या सांद्रण, और सांद्रता या सांद्रण का मात्रक होता है मेरे भाई मोल पर लीटर। dt क्या है? समय, और समय का होता है सेकंड, बराबर के का तो हमें निकालना ही है, ठीक है। अब आपको पता है a की पावर 0, यदि a की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब ये ऊपर बटे में है तो वो बटे आ जाएगा नीचे, तो m पर l डॉट एस, एल लीटर है, एस सेकंड, बराबर आपका हो जाएगा के। इन दोनों को आप ऊपर ले जाओ तो एम, एल ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, है ना, एस ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। तो आपका के, है ना, या फिर के को ना चलो, है ना, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आपका ये मेरे भाई शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो के है वेग स्थिरांक, के क्या होता है मेरे भाई? वेग स्थिरांक होता है, ठीक है, वेग स्थिरांक, है ना। तो ये वेग स्थिरांक का क्या हो गया मेरे भाई? मात्रक हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ये जो मात्रक है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैंने निकालना बताई है ना। तो मात्रक ना आपको याद रखना ही है क्योंकि मात्रक ना आपके एग्जाम में आते ही है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका मात्रक हो गया। अब बचा है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल और हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो हमने लिख दिया H2, हमने लिख दिया यहाँ पर Cl2, और यहाँ पर बन रहा है 2HCl। क्या बन रहा है? 2HCl। मेरे भाई आपको पता है H2 गैस है, यहाँ पर Cl2 भी गैस है, और यहाँ पर ये भी क्या है? गैस। गैस गैस गैस, सांद्रण में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना। सांद्रण में एक भी परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमने लिख दिया मेरे भाई N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O लिख दिया, और यहाँ पर मेरे भाई बन रहा है आपका N2, और यहाँ पर बन रहा है O2, ठीक है। आपको पता है ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब ये भी आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हुआ? एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। स्ट्रक्चर, मात्रक, एग्जाम्पल सब कुछ कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया हमारा टोटली फिनिश हुआ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहुंचते हैं मेरे भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर, ठीक है। तो आप सबको हेडिंग डाल देनी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। डालें हेडिंग सभी लोग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब हमें पता है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है,
तो एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा होगा ना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है सुप्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया समझ गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक के होगा। तो हमने ये मान लिया, माना यह प्रथम माना यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा, और ये आपका एक अभिकारक है, और हम मान के चलेंगे कि इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ये प्रथम कोटि की माना हमने। ठीक है, तो यदि मेरे भाई इसमें हम दर नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर k, और ये आपका A की सांद्रता। अब इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा था, इसकी घात आएगी आपकी 1। जितने अभी कारकों के सांद्रण में परिवर्तन होता है उतनी घात आती है। जैसे अभी पहले सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो रहा था तो 0 घात मानी थी, अब एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा होगा क्योंकि प्रथम कोटि की है तो इसकी घात हम क्या मान लेंगे, a। ठीक है, तो ये अपना बन गया स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर। अब हमारा बात है मात्रक निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे मात्रक। ठीक है, dx का क्या होगा, मोल पर लीटर, dt का सेकंड, यहाँ k का तो हमें निकालना है ना, k वेग स्थिरांक है ना, और a जो आपका a है सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, अपना 1 अपॉन सेकंड बराबर k। तो सेकंड आप ऊपर ले जाएंगे तो k बराबर आ जाएगा सेकंड इनवर्स। मतलब आपका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो आपका वेग स्थिरांक k है, इसका मात्रक क्या निकल के आ चुका है, अपना सेकंड इनवर्स। तो स्ट्रक्चर हो गया, अपना मात्रक निकल चुका है। अब हमारा आ जाते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पे मेरे भाई हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया मेरे भाई H2O2, जो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड तो आपने खूब देखा होगा मेरे भाई। आपका यदि किसी के आपने घर में कान खराब हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक लिक्विड पदार्थ हमारे कान में डालता है, और वो लिक्विड पदार्थ होता है हमारा H2O2, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे कान में डालता है तो कान में जितना भी मैल होता है मेरे भाई वो यहाँ से पूरा निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना H2O2 क्या है मेरे भाई, हाइड्रोजन परऑक्साइड। मेरे भाई जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, यदि हम इसको ज्यादा समय तक रखा रहने दें, कुछ समय तक रखा रहने दें, जैसे 2-4 महीने तक रखा रहने दें, या फिर इसको हम गर्म कर दें, हल्का सा हम धूप में रख दें या फिर इसको हम गर्म कर दें, तो मेरे भाई जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जल में और ऑक्सीजन में टूट जाता है, जल में और ऑक्सीजन में टूट जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आधारणु बनेगा क्योंकि बैलेंस हमें करना है। तो आपको पता है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, जल आपका लिक्विड अवस्था में, और जो आपका ऑक्सीजन है वो गैस अवस्था में। ठीक है, अब देखो यहाँ लिक्विड था, यहाँ लिक्विड है, लेकिन ये आपका गैस हो गया, ये आपका गैस हो गया, लिक्विड से आपका गैस में आ गया, लिक्विड से आपका क्या आ गया, गैस में आ गया। मतलब इसके सांद्रण में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, तभी तो ये गैस बना। अगर सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता तो ये गैस नहीं बनता। और आपका अभिकारक आपका एक है, और एक ही अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हुआ है, इसलिए आपका ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल होगा। मतलब इसकी कोटि क्या होगी मेरे भाई, कोटि आपकी इसकी प्रथम हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सांद्रण में परिवर्तन हुआ इसलिए कोटि इसकी क्या हो जाएगी मेरे भाई, एक हो जाएगी। क्लियर हुआ ना मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया मेरे भाई C2H5, C2H5Cl, C2H5Cl। अगर हम इस C2H5Cl की बात करें तो ये जो C2H5Cl होता है, C2H4
तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है ना, तो हम ये मान लेते हैं, माना यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होगी? तृतीय कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जिसमें 3 अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा होगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में 3 अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं। माना यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तो आपको कितने अभिकारक लेने पड़ेंगे? 3 अभिकारक लेने पड़ेंगे। और ये आपका बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। दर नियम लगाएंगे तो dx/dt बराबर आपका k। ठीक है, a की पावर, अब तीनों के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा तो a की पावर भी 1, ठीक है, b की पावर भी 1, और यहाँ पर आपका जो c है c की पावर भी 1 हो जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर बन चुका है। निकालते हैं मात्रक। ठीक है, तो मात्रक निकाल लेते हैं जल्दी से। हमारा इसका क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, dt का आपका सेकंड, k का हमें निकालना है। इसका सांद्रता है A की, तो मोल पर लीटर, ये भी सांद्रता है B की, मोल पर लीटर, ये भी आपकी सांद्रता है C की, तो इसका भी मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। 1/सेकंड बराबर के m स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इधर चला जाएगा, m आपका इधर आ जाएगा, तो m इधर जाएगा तो ये आपका लीटर स्क्वायर। ठीक है, m नीचे चला जाएगा, m स्क्वायर, और ये आपका सेकंड बराबर आपका क्या हो जाएगा कि इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो m-2 लीटर स्क्वायर रहेगा ही, और आपका सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इनवर्स बराबर के। तो ये मेरे भाई आपका मात्रक आ चुका है। मेरे भाई ये मात्रक ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगी, क्योंकि मात्रक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मात्रक एग्जाम में आते ही आते हैं। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पर, है ना। एग्जाम्पल लिख लो मेरे भाई। यहाँ पर लिखा है FeCl3, यहाँ पर लिखा है SnCl2, ठीक है, यहाँ पर लिखा है FeCl2, और यहाँ पर लिखा है मेरे भाई SnCl4। ये आपका एक बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की यहाँ पर इसको कोशिश करना है। पूरा नहीं दिख रहा है, चलो एक सेकेंड, हाँ आप पूरा दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई देखो Fe के साथ Cl कितने हैं? 3। यहाँ पर Fe के साथ Cl कितने हैं? 2, है ना। 3 है, यहाँ 2 है, मतलब इन दोनों के सांद्रण में परिवर्तन है। यहाँ पर 3 अभी का Cl है, यहाँ पर कितने Cl है? 2, मतलब दोनों के अभिकारक, इसके भी सांद्रण में परिवर्तन है, इसके भी सांद्रण में परिवर्तन है ना। चलो Sn, यहाँ पर Sn के साथ Cl कितने हैं? 2, और Sn के साथ यहाँ Cl कितने हैं? 4, मतलब यहाँ भी दोनों के सांद्रण में परिवर्तन है। बैलेंस करें तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर भी क्या जाएगा? 2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 8, 2 दूनी 4 और 4 8, ये है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर इनकी अवस्थाएं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अवस्थाएं तो सबकी क्या है? द्रव है। लेकिन देखो, अब हमने देखा है मठा भी द्रव होता है, कड़ी भी द्रव होता है, लेकिन कड़ी जो होती है गाढ़ी होती है, मठा जो होता है वो पतला होता है, मतलब दोनों के सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो ऐसे ही गाढ़े पतले का इसमें फर्क है, और सभी के सांद्रण में क्या है? लगभग परिवर्तन है। ये आपके ये 2 दिख रहे हैं, इन दोनों के सांद्रण में क्या है? परिवर्तन, है ना। तो FeCl3 कितने हैं? 2, तो 2 सांद्रण में परिवर्तन ये हो गया, और 1 ये है तो 1 के सांद्रण में परिवर्तन ये हो गया। तो 2 और 1 3, तीनों के सांद्रण में परिवर्तन है, इसलिए कोटि कितनी निकल के आ रही है? 3 निकल के आ रही है। ठीक है, इसमें दर नियम भी लगाएं तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? k, है ना। यहाँ पर FeCl3 की सांद्रता, इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि यहाँ संख्या में कितना है? 2 है, तो ये 2 आ जाएगी। यहाँ पर SnCl2 की सांद्रता यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसके भी सांद्रण में परिवर्तन है, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी? 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर आपकी जो कोटि निकल के आएगी वो 3 निकल के आ जाएगी, और तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं को दोस्तों हमने फिनिश कर लिया है। आई होप कि आपको हर कुछ चीज, मात्रक, एग्जाम्पल से लेकर हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दिल से मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर हम अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगली वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट ही सीखने वाले हैं, करने वाले। ओके मेरे भाई, थैंक्स।